हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी की जो बुक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये वीडियो पार्ट नंबर 2 रहेगा। वीडियो पार्ट 1 मैंने बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ये इजी हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब आज के जो वीडियो रहेगा इसके अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बताता चलूँगा। आप लोग नोटबुक और पेन अपने पास रखना, नोट करते चलना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस आपसे करता रहूँगा। आज की जब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो ये रहेगा कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन हमने ये देखना है कि कहाँ और कितना अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। कहाँ? इंडिया के अंदर किस चीज़ को लेकर के? रिसोर्सेज को लेकर के। यानी कि मैं मान के चलूँ कि जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये वाले जो इलाके हैं या वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर क्या है भाई, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिच है। मिनरल्स के मामले में बात कर रहा हूँ तो ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, अगर हम कहाँ पर देखें, हरियाणा में देखें तो मिनरल्स की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, रिच नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंट रहेगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें वाटर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम जो इलाका है, मेघालय है, वहाँ पर क्या है, पानी ठीक ठाक है, ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें कि वेस्ट जो राजस्थान है आपका, वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अगर हम देखें कि लेह और लद्दाख है ना, लेह और लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर बहुत ही ठंडा एरिया है, लेकिन फिर भी बारिश वहाँ पर बहुत ही कम होती है। अगर हम देखें कि गुजरात और राजस्थान का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी रिसोर्स हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही एक तरीके से ओपन एरिया भी है। और वहाँ पर अगर हम टेक्निक का यूज करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और पूरे इंडिया के अंदर उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कि इंडिविजुअल की बात आ गई यहाँ पर, तो इंडिविजुअल में वो बेनिफिट किसको होगा, उसी को होगा। लेकिन अगर हम देखें तो इससे एक दूसरा जो पहलू निकल करके आता है वो ये है कि भी इसमें गरीब जो है वो गरीब ही रहता है, क्योंकि जो रिच हैं उसके पास में ही ज़्यादा इनकम का सोर्स रहता है। अब हम बात करेंगे भी रिसोर्स प्लानिंग क्या है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़ है, हम उसकी प्लानिंग करके चलते हैं कि भी ये रिसोर्स है और हमने इसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि किसी को भी या किसी प्रकार से भी प्रॉब्लम का हमने सामना ना करना पड़े। जैसे कि घर में एक खेत से हमने ना 30 क्विंटल व्हीट निकाला, गेहूं निकाला है, तो हम उसको किस तरीके से यूज करने की प्लानिंग करते हैं, कितना हमने उसको बेचना है, ये बातें सब हम तय करके चलते हैं कि भी पूरी साल का हमने, या जितना भी आप सोच करके चलते हो, क्या पता भाई अगली बार सूखा पड़ जाए, है ना, तो हम स्टोर करके भी चीज़ें रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं। तो प्लानिंग के अंदर यही बात आता है कि भी आपके पास प्लानिंग क्या है फॉर फर्दर फ्यूचर की हम बात करें तो। ठीक है, तो जैसे कि प्लानिंग की बात करें तो इंडिया जो है 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर लिया था, अडोप्ट कर लिया, इफेक्ट में ले आए थे। किसको इफेक्ट में ले आए थे, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। ठीक है, इसके बाद से ही क्या हुआ था, इलेक्शन हुए थे और 1951 और 52 में ही क्या हो गए थे, वहाँ पर पहली बार गवर्नमेंट जो है एक तरीके से इंडिया की बन गई थी। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे वहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं से हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुई थी, यानी कि पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वैसे पॉलिटिकल का ये एक चैप्टर टॉपिक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 5 ईयर प्लान तभी करते हैं शुरू जैसे कि कोई गवर्नमेंट यहाँ पर अभी बनी है, फॉर्म में आई है और वो रन करेगी। मान के चलते हैं कि भी ये 5 साल निकाले, क्योंकि हमारी जो इलेक्शन की जो टर्म है वो कितनी है, 5 ईयर्स है। ठीक है, तो इसलिए भी 5 ईयर्स प्लान इसको बोला गया है। हालांकि बीच में और बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, जिससे सरकार जो है ना चेंज हो सकती है, तो ये 5 ईयर भी चेंज हो जाएगी, वहाँ पर बंद हो जाएगी। बीच में कई बार ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुई थी, हमारी 52 के अंदर हम मान के चलते हैं। 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हो गया था और उसमें हमने एग्रीकल्चर के साथ में इसको, रिसोर्स को और डेवलपमेंट को साथ में लेकर के उसके ऊपर क्या क्या सरकार ने चर्चा की थी। उसके कुछ क्या किए थे, एम डिसाइड किए थे कि हमने 5 साल के दौरान इस पे कैसे कैसे काम करना है।
ठीक है। इसके बाद बात आती है अब कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? भी संरक्षण होता है। किसी भी चीज़ को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें पता है कि जो हमारे पास मिनरल्स हैं बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में हैं, तो हमने उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है। किसके लिए, क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भाई एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे और खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें तो परेशानी होगी ही होगी, आने वाली पीढ़ियाँ भी हम सबको क्या कहेंगे, कोसेंगे। क्यों कोसेंगे? क्योंकि हमने उनके लिए कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है जो हमने यूज़ कर लिया है। तो इन सब बातों का भी हमने ध्यान में रखना। तो कंजर्वेशन में ऐसी ही बातें आएंगी कि पहला क्या है ना, फॉर फर्दर, आप लिख सकते हैं फॉर फर्दर न्यू जनरेशन, फर्दर न्यू जनरेशन, यानी इस नई पीढ़ी के लिए भी हमने किसको बचा करके रखना है, रिसोर्सेज को सेफ रखना है। ठीक है, सेफ्टी करनी है उसकी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट शुड, है ना, मस्ट भी, आप कह सकते हैं कि आप इफेक्ट में लेके आए ऐसी हार्ड पॉलिसी जिससे कि लोग, है ना, उसको लिमिटेड स्टॉक है जो उसको उसी तरीके से यूज करें। तीसरा जो हमारा ये रहेगा कि भी इसके कारण क्या है, जैसे कि वही फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे यहाँ पर हम, है ना, लिमिटेड स्टॉक है। मिनरल्स है जैसे कोई आयरन ओर है, कोल है, तो ऐसे क्या है, ये भी तो लिमिटेड ही है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि कोल है, कोल और आयरन, कोल और सॉरी फॉसिल फ्यूल्स, तो ये क्या है, ये दो तरीके से यहाँ पर हार्मफुल हैं। कैसे? हमने गाड़ी व्हीकल्स का यूज़ किया, उसके लिए बेटर है फॉसिल फ्यूल डाल दिया, लेकिन पहली बात तो ये है कि इसके जो स्टॉक हैं वो भी लिमिटेड ही है, मान के चलते हैं, तो कमज़ोर हो जाएगा मामला, है ना। तो जिससे क्या होगा भाई, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी कॉस्टली हो जाएगी, जिससे कि जो बाहर से आना वाला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो बात करेंगे उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। और उसका असर पूरे किसके ऊपर पड़ेगा, आम जन के ऊपर पड़ेगा, हम सब के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात ध्यान में रख करके इनको यूज करना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा समय आएगा ये बचेंगे नहीं। और दूसरी बात क्या आ जाएगी कि दूसरी बात जो ये एनवायरनमेंट में जा कर के, यानी एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, या आपका जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, जो विषैली गैसें हैं, जैसे CO2 है ना, मीथेन है, इन सब चीज़ों को लेकर के, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेज हैं जो बहुत ही हार्मफुल हैं। वो क्या करेंगे, एक मोटा घेरा बनाएंगी, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ेगा, आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो इसको नुकसान हो रहा है धीरे धीरे, किसको, ओजोन। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ओजोन लेयर, और ये क्या हो रही है, धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। क्या कहेंगे इसको, डिप्लीट, यानी कि कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से जो सोलर आप कह सकते हैं, या सन, जो एक सन की तरफ से जो बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन आप कह सकते हैं, या किरणें जो आती हैं, उनको वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स जैसे रेज है ना, उनको क्या करती है, ये रोकती है धरती पर आने से, है ना। कितना ऑब्जॉर्प्शन करती है ये, 91 से लेकर के 99 तक। ठीक है, इतना ऑब्जर्व कर लेती है, बाकी कितना जो बचा हुआ हिस्सा है वो ही धरती पर आ पाता है। अगर ये नहीं है तो वो सीधी यहाँ पर आएंगी और पूरे आप कह सकते हैं कि धरती के ऊपर मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा, यानी कि बहुत ही खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन में ऐसी बातें हमने लिखनी है। ठीक है। दूसरा बात यह है कि सोयल की बात करेंगे। सोयल क्या है, सोयल भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना। तो सोयल पे क्या करते हैं कि बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं कि जो पैसे के लालच में सोयल की जो अपर लेयर है उसको क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं। जैसे कि आपका किसी का यहाँ पर कोई खेत है और यहाँ पर क्या है, कोई ब्रिक्स लगा हुआ है। ब्रिक्स मीन्स भट्ठा, ईंट भट्ठा होता ना, है ना, ईंट भट्ठा लगा हुआ है। ये वाला इसके पास आएगा कि तेरा खेत नज़दीक है और आप मुझे इसकी मिट्टी दे दो, मैं 2 फीट या 3 फीट इसकी मिट्टी को उठा ले जाऊंगा और आपको इसकी एवज में इतने पैसे आपको दे दूंगा। और ये दे देता है लालच में, इसको नहीं पता, ठीक है,
क्या सोइल की वैल्यू है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप हजारों साल, हजारों की भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, इतना टाइम पीरियड लग जाता है बहुत ही मामूली सी सोइल की लेयर बनने में। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, कीमत को समझना है कि मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और फार्मर उसको ध्यान में नहीं रखता और ये उसको इतने पैसे में ले जाएगा और उसके बाद में उसके खेत में बहुत ही बुरी स्थिति होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो बेटर नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जब अब पता चल गया कि इन्वायरमेंट लगातार खराब हो रहा है ना, इसी को लेकर के आगे जब चीज़ें चलती गई तो एक ऐसा समय आया कि पूरी दुनिया के देशों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भी इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखा जाए, है ना। तो पहली एक बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है भाई, सतत पोषण विकास हम बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप लोग डेवलपमेंट तो करो, रिसोर्स का यूज करो, डेवलपमेंट करो खूब, ठीक है, टेक्निक्स भी यूज करो, रिसोर्स का जितना भी है आप लोग यूज करो, डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हद में रह करके करिए, ठीक है, पहली बात। यानी कि ऐसा विकास जिससे किसी भी सूरत में, यानी विकास जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं किसको लेकर के, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट को किसी भी सूरत में डैमेज मत करिए, ठीक है। ऐसा विकास जिससे एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं वो ना बने, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया। ये टर्म यही कहती है कि ऐसा विकास जो जिससे कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, खतरे में ना पड़े हमारा पर्यावरण, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट होता जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जगह का नाम है भाई, हिंदी में भी लिख देता हूं, स्टॉकहोम। यहां पर क्या हुआ था, जब चिंताएं बढ़ गई एनवायरनमेंट को लेकर के, तो यहां पर 1972, ये डेट याद रख लेना, 1972 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, मैं लिख देता हूं इसको हिंदी में, विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन, और ये पहला था भाई, कौन सा था, पहला, इससे पहले कोई ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ था, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। कब हुआ था ये, 1972 के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आप कहेंगे कि सर इसका क्या मतलब है, इसके बाद हम कह सकते हैं आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दैट every year we organize या सेलिब्रेट आप लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे लिख देना, ऑर्गेनाइज क्या करते हैं भाई, एवरी 5 जून, 5th जून, ठीक है, क्या करते हैं, एवरी ईयर एवरी 5th जून वी ऑर्गेनाइज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं, तो 1972 के बाद से एवरी ईयर हम, और एवरी 5 जून, ठीक है, यानी कि 5 जून को हर साल हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और ये फैसला कब से लिया गया था, 1972 के बाद, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था भाई, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था पहला, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम के अंदर हुआ था। बात किसकी की गई थी, यहाँ पर एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात की गई थी, एनवायरनमेंट सेफ्टी, एनवायरनमेंट सेफ्टी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी। और इसके बाद से ही ये एवरी 5th जून को क्या करते हैं हम, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑर्गेनाइज हम करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम तक भी पूछा जाता है, तो कब मनाया जाता है भाई, एवरी 5 जून को, ठीक है। अगला है हमारा
रियो डी जेनेरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रियो डे जेनेरियो जगह का नाम है, रियो डे जेनेरियो। ओलंपिक भी खेले गए हैं यहाँ पर एक बार। तो रियो डी जेनेरियो पहली बात तो कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील किसका देश है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये देश है, ठीक है, इक्वेटर के पास है। और यहाँ के जो फुटबॉलर हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, गेम के मामले में बता दिया मैंने आपको। दूसरी बात, कब हुआ था ये, 1992 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम का कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और ये कब हुआ है, 1992 को। कब से कब तक हुआ था भाई, 3 जून, ठीक है, 2014। इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है। सम्मेलन का नाम क्या था भाई, क्या नाम था इसका, अर्थ समिट, अर्थ समिट, ठीक है। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है, इसको रियो डी जेनेरियो समिट भी बोला जाता है, इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। और इसके बाद में इसमें क्या हुआ था, चर्चा की गई थी, देश कितने थे, 178 कंट्रीज क्या किया था इन्होंने, यहां पर हिस्सा लिया था। 178 हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और इसके अंदर डेवलप्ड कंट्री भी थे और अंडर डेवलपिंग भी थे, दोनों ही देश थे इसके अंदर, डेवलप्ड भी थे और अंडर डेवलपिंग भी थे, या डेवलपिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या लिख दूंगा, डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। कितने हैं, 178 कंट्रीज, ठीक है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में हो सकता है उसको कम दिया गया हो, ठीक है, या कई बार इसमें वेरिएशन आ जाते हैं, कहीं पर 172 भी हो सकता है ना, ठीक है। और एक बार यहाँ पर एक पास हुआ था एक लेटर जिसके ऊपर सभी देशों ने, तो एजेंडा 21, एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 के बारे में आगे बताऊंगा, तो पहले मैं इन्हीं के बारे में देख लेता हूं। तो यहां पर डिस्कस किस चीज को लेकर किया था, ये लिख देता हूं मैं, डिस्कस, ठीक है, डिस्कस इन अर्थ समिट, ठीक है। किस किस चीज के ऊपर किया था भाई, पहला था प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन लिख सकते हैं आप, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं उनको लेकर के, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी पूरा फोकस किया था, यहाँ पर उन लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। इन सब बातों को लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से बन जाता है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, एवरी एग्जाम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था, तो आपने डेट लिखनी है 1992, ठीक है। डेट पूछ ली जाए बिल्कुल सही, तो 3 जून टू 14 जून तक ये चला था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील के अंदर हुआ था, अगर देश की बात करें, अगर, ठीक है। कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई, साउथ अमेरिका है। और जगह एक्चुअल पूछे तो क्या है, रियो डी जेनेरियो, हिंदी में लिख देता हूँ इसको, हिंदी में भी लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी, रियो डी जेनेरियो, ठीक है भाई। अच्छा सॉरी, कितने देशों ने भाग लिया था, 178, ठीक है, 178 हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है बहुत सारे इतने देशों से जो मुख्य उनके आदमी वो कह सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आए थे, भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था,
किस पे? डेवलप्ड कंट्री भी थे और डेवलपिंग कंट्री भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था भाई, एजेंडा 21 को लेकर के एक प्रस्ताव पास किया गया था और ये डिस्कस किस चीज़ को लेकर किया गया था इन देश के लोगों ने? तो किया था कि प्रोटेक्शन करनी है एनवायरनमेंट को लेकर के। ठीक है, और प्रोटेक्शन किसकी करनी है? फॉरेस्ट की करनी है। ध्यान किस पे करना है या कंट्रोल करना है? ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, उस चीज़ को हमने क्या करना है यहाँ पर कंट्रोल करना है, और क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब एजेंडा 21 के बारे में 2-4 बातें और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है एजेंडा 21। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं एजेंडा 21 है, समझ में नहीं आता। तो एजेंडा 21 कुछ नहीं था, ये जो अर्थ समिट हुआ था ना रियो डी जेनेरियो के अंदर ही, यहाँ पर ही एक तरीके से इन देशों ने पारित किया था एजेंडा 21। एजेंडा 21, ठीक है, वही बातें हैं। एनवायरनमेंट को लेकर के बात की गई थी, है ना, फॉरेस्ट को लेकर के बात की गई थी, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। ठीक है, ताकि हम धरती के ऊपर सेफ रहें। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां सभी रिसोर्सेज का ठीक से यूज कर पाएं। ओके, तो यहाँ पर एजेंडा 21 जो था वो क्या था भाई, एक तरीके से ये किसने करवाया था, ये मैं लिख देता हूँ UNCED, मतलब इसका बताता हूँ आपको। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में यहाँ इसके जरिए यहाँ पर ये काम हुआ था। इन्होंने यहाँ पर क्या फैसले लिए थे भाई, फैसले क्या लिए थे कि भी इसके ऊपर ये पारित किया गया था कि भी, है ना, सब चीज़ों को हमने बैलेंस रखना है, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो या ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, क्लाइमेट चेंज जो भी कंडीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको लेकर के बात हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लैंड रिसोर्स और सोयल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईजी रहेगा, आराम से आपको समझा दूंगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो भाई, इसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।